अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दुवम की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 10 आफात का हुस्न इंतज़ाम इस चैप्टर का मुताला कर रहे हैं। चैप्टर की सेकेंड वीडियो है ये, और चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 111 तक का पार्ट कवर किया था। अब हम सफ़ा नंबर 112 से आगे बढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 112 पर आफत की नौयत और वुसअत इस ताल्लुक़ से डिस्कशन है, इस ताल्लुक़ से कंसेप्ट है। आफत की वुसअत को समझने के लिए ज़ैल की चंद अहम बातों पर तवज्जो दीजिए। आफत से पहले का दौर, आफत आने से पहले क्या होता है। इंतबाही दौर यानी कि वार्निंग फेज़। इंतबाही दौर ऐसा दौर होता है जो आफत से पहले का ही होता है, लेकिन इसमें लोगों को वार्न किया जाता है कि आफत आने का खदशा है। इंतबाह जिस दौर में किया जाता है, जिस वक्त किया जाता है, उसे इंतबाही दौर कहते हैं। नेक्स्ट है हंगामी सूरत हाल का दौर। अब ये जो होता है ये आफत के एग्जैक्ट टाइम का दौर होता है। इसमें आफत आती है और जो सूरत हाल हो जाती है वो हंगामी किस्म की हो जाती है, इसलिए इसे हंगामी सूरत हाल का दौर कहा जा रहा है। नेक्स्ट बाज़ आबादकारी का दौर। इसके बाद का जो दौर होता है वो बाज़ आबादकारी का दौर होता है, मतलब आफत से मुतासरा अशखास को, मुतासरा अफराद को बाज़ाबाद करना, उन्हें आफत में फंसे हुए अगर हो तो उससे निकालना। नेक्स्ट है बहाली का दौर। बहाली के दौर के अंदर इन लोगों को रिकवर किया जाता है। इनकी अगर जख्मी वगैरह हो गए हैं तो इन्हें हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाकर इनकी देखरेख की जाती है। नेक्स्ट है तामीर नौ का दौर। तामीर नौ का दौर मतलब आफत चले जाने के बाद में चीज़ों की वापस से तामीर करना। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो आफत की नौयत और वुसअत को बयान करते हैं। आफत की नौयत और वुसअत को मद्देनज़र रखकर आम शहरियों के नुक्ते नज़र से आफत के 3 मरहले ही हसास नौयत के हैं। अगर कभी अब कॉमन सिटीजन्स को लिया जाए, आम शहरियों को लिया जाए, तो इसमें से 3 जो पॉइंट्स होंगे वो रिलेटेड होंगे कॉमन सिटीजन से। पहला है उसमें हंगामी सूरत हाल का मरहला। इस मरहले की खासियत यानी इस दौर में तेज़ी से काम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाती है। ये जो टाइम होता है ये एग्जैक्ट आफत आने का टाइम होता है, तो इसमें तेज़ी से काम करना, तेज़ी से एक्शन लेना ज़रूरी होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इसमें तलाश और बचाव का काम भी शामिल होता है, तिब्बी इमदाद होती है, इब्तदाई इलाज होता है, मुआसलत और आमदोरफ्त का इंतज़ाम करना होता है, ख़तरे के मुकाम से शहरियों की नकल मकानी करना और करना, इस किस्म के दीगर कई अमाल मुतक़ो होते हैं। इसी मरहले में आफत का अंदाज़ा लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नकल मकानी का मरहला। इस मरहले में आफत के गुजर जाने के बाद बाज़ आबादकारी और बहाली का काम शुरू होता है। चौथा और पांचवा जो पॉइंट है 6 पॉइंट में, उन दोनों को मिलाकर एक पॉइंट बनता है नकल मकानी का मरहला। उसमें जो मुतासर अफराद हैं उनको बाज़ाबाद किया जाता है और फिर उनकी बहाली की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, उन्हें आफत जहाँ पर है उस मुकाम से दूर निकाला जाता है पहले तो, और फिर उसके बाद में उस मुकाम से किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाया जाता है। तो ये जो मरहला होता है ये नकल मकानी का मरहला कहलाता है। इस मरहले में आफत के गुजर जाने के बाद बाज़ आबादकारी और बहाली का काम शुरू किया जाता है, जैसे मलबा हटाना, पानी के नलों की दुरुस्तगी, रास्तों की दुरुस्तगी वगैरह, ताकि ज़िंदगी पहले की तरह रवा दवा होने में मदद मिले। मुतासरीन की बाज़ाबादकारी का मरहला इस मंसूबे का अहम हिस्सा है। उमूमी तौर पर ऐसे मुतासरीन को मुख्तलिफ इदारे नकद रकम या दिगर अमदाद फराहम कर सकते हैं। अब ये जो है बहाली का दौर है। बहाली के दौर में क्या किया जाता है, जो भी लोग असरअंदाज हुए हैं उन्हें नकद रकम या दिगर मदद फराहम की जाती है, और जैसे घर बनाकर देना वगैरह वगैरह ये जो होता है। घर बनाकर देना ये नहीं, उन्हें हॉस्पिटल्स वगैरह पहुंचाना और उनकी हर मुनासिब मदद करना।
मुतासरीन को मुस्तकिल तौर पर कारोबार या दीगर ज़राए मुहैया कराने पर इनको पहुंचने वाले जहनी धचके को कम करने के लिए कलील मुद्दत दरकार होती है और इनकी सही मानों में बहाली हो सकती है। तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो मरहला है वो तामीर नौ का मरहला है। ये मरहला इंतहाई सबर आजमा किस्म का होता है क्योंकि इसकी इब्तिदा नकल मकानी से होती है। ऊपर का जो स्टेप है इसी से इसकी इब्तिदा होती है तामीर नौ का मरहला। एक्चुअली जो ऊपर के स्टेप में बोल रहा है कि लोगों को घर फराहम करना, उनके कारोबार वापस से सेटअप करके देना, ये एक्चुअली तामीर नौ के अंदर होता है। सो इसकी स्टार्टिंग नकल मकानी के एग्जैक्ट बाद ही होती है। ये मरहला इंतहाई सबर आजमा किस्म का होता है क्योंकि इसकी इब्तिदा नकल मकानी से होती है। इस दौर में शहरी अपनी अपनी इमारतों की तामीर नौ, रास्ते, पानी का इंतज़ाम वगैरह करते हैं। ज़राअत दोबारा शुरू की जाती है, फिर भी तामीर नौ के काम को मुकम्मल होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। नाउ ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, ज़रा सोचिएगा। सैलाब की नौयत और वसअत पर दर्जे बाला 6 नुकात के तहत वजाहत कीजिए। सैलाब को हमें डिस्क्राइब करना है इन 6 पॉइंट्स के थ्रू। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम उसका। आफत से पहले का दौर, सिस्मोग्राफ के जरिए आने वाले जलजले का पता लगाया जाता है। जलजले की पैमाइश अगर ज़्यादा हो तो इसी के मुताबिक मश्क की जाती है। जलजले की जो पैमाइश होती है, जलजले का जो पता लगाया जाता है वो सिस्मोग्राफ के ज़रिए लगाया जाता है। तो जलजले का जो डिपार्टमेंट होता है वो कंटिन्यूस क्या करता है, सिस्मोग्राफ की रीडिंग्स देखता रहता है। अगर वो रीडिंग्स में कुछ हरकत दिखाई देती है तो उससे आफत से पहले ही ये पता लगा लिया जाता है कि जलजला आने का खदशा है। सेकेंड वाला केस जो है, सेकेंड जो पॉइंट है वो इंतबाही दौर है। इंतबाही दौर में अगर ऐसे मालूम पड़ रहा है पहले स्टेप में कि जलजला आने का खदशा है तो ज़राए इब्लाग और मवासलाती ज़राए का इस्तेमाल करके, ज़राए इब्लाग यानी कि टीवी न्यूज़ वगैरह और मवासलाती ज़राए यानी कि इंटरनेट वगैरह, इनका इस्तेमाल करके, न्यूज़पेपर वगैरह का इस्तेमाल करके लोगों को इंतबाह दिया जाता है नुकसानात के मुताल्लिक़। तो ये जो होता है ये वार्निंग फेज होता है, इसमें आम लोगों को इंतबाह दिया जाता है। नेक्स्ट है हंगामी सूरत हाल का दौर। जलजला आने के वक्त सूरत हाल को संभालने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाते हैं, कम से कम जानी और माली नुकसान हो, यही मकसद ऐन होता है। हंगामी सूरत हाल यानी कि जब जलजला आता है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कम से कम जानी और माली नुकसान हो, इस बात की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है बाज़ आबादकारी का दौर। जलजले के ज़ोर के मुताबिक अवाम की हिफाजत और इमदाद की जाती है। फंसे हुए लोगों को निकाला जाता है, ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाया जाता है और लाशों का मुनासिब इंतज़ाम किया जाता है। नेक्स्ट है बहाली का दौर। जलजले में होने वाले जानी व माली नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जाती है। बेघर लोगों के रहने का इंतज़ाम किया जाता है। जो माली तौर पर तबाह व बर्बाद हो गए हैं इनकी माली इमदाद की जाती है। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है तामीर नौ का दौर। जलजले के बाद जब ज़िंदगी मामूल पर आ जाए तब मुतासरा इलाकों को दोबारा बसाने की कोशिश की जाती है, दोबारा मकानात, सड़कें वगैरह बनाई जाती है। इस तरह से 6 पॉइंट को लेकर हम सैलाब की नौयत और वसअत को बयान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। आज तक ज़मीन कई कुदरती हादसात से नबरद आजमा हो चुकी है जिनके बारे में सुनकर होश गुम हो जाते हैं। इसमें से ज़्यादातर हादसात या इन हादसात की वजह से पैदा होने वाली गैर मामूली हालत ज़्यादातर बर्रे आज़म एशिया और बहरे ओक़यानिस के इलाके में वाक़ हो चुकी है। बर्रे आज़म एशिया और बहरे ओक़यानिस ज़मीन के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली आफतें होती रहती हैं। ऐसे हादसात की वजह से हमारी ज़मीन के साथ साथ जानवरों का बेशुमार नुकसान हो चुका है। सही मानों में देखें तो कई साल पुराने सवालों ने गज़बनाक सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी है, जैसे बढ़ती हुई आबादी, इस आबादी की बढ़ती हुई ज़रूरियात, इसके सबब पैदा होने वाले मसाइल, इसकी साख्त अब आखिरी हद पर है। दूसरी आलमी जंग के बाद ऐसी आफतों में ज़्यादा इजाफा हुआ है। माशी अदम मसावात, नस्ली और मजहबी धोखेबाजी जैसी वजूहात से मुल्क में बदअमनी का माहौल पैदा हुआ है। इंतहा पसंदी, अगवा, समाजी तसादुम अब मामूल बन गए हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में कई नुकसानदा
कीमियाई मादों की पैदावार और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है, लेकिन यही जहरीले या इंसान के लिए नुकसानदा केमिकल्स की पैदावार पसमानदा या तरक्की पजीर ममालिक में की जाती है। सफ़ा नंबर 113 की जानिब बढ़ते हैं हम। क्या आप जानते हैं का एक डायलॉग बॉक्स दिया गया है यहाँ पर, और उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है एक आफत से मुताल्लिक। 2014 में मालन तालुका अंबेगांव जिला पुणे में बड़े पैमाने पर जमीन खिसकने की वजह से पत्थर टूटकर बिखर गए थे। इस आफत के बाद स्कूल की नई इमारत तामीर की गई, जिसकी तस्वीरें झैल में दी गई है। ये जो मामला है, ये जो तस्वीर है, ये आफत आने के बाद का है, और फिर ये जो मामला है ये तामीर नौ के मरहले के बाद का वाला मामला बात की तस्वीर है। तो यहाँ पर स्कूल को बनाकर वापस से उसकी तामीर नौ की गई है। जौहरी भट्टियों की वजह से इंसान को ऐसा ही दूसरा खतरा दरपेश है। जौहरी भट्टियां जो होती है, जहां पर एटॉमिक रिसर्च किया जाता है, उसकी वजह से भी इंसानों को खतरा दरपेश होता है। मिसाल के तौर पर रूस में चेरनोबिल जौहरी रिएक्टर में धमाके की वजह से तापकार शुआओं का फैलाव हुआ था। इसके मुज़िर असरात आज भी इस इलाके में दिखाई देते हैं। जौहरी रिएक्टर सिर्फ बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जौहरी भट्टियां जो है वो बिजली की पैदावार के लिए की जाती है, तो वहां पर कुछ हादसात होने की वजह से उसके असरात कई नस्लों तक इंसानों में बाकी रहते हैं। ये जो होते हैं ये इंसान की लाई हुई आफत होती है, और जानबूझ के जो लाई हुई आफत होती है उस किस्म की आफत होती है। आज कई ममालिक के पास जौहरी रिएक्टर है। लापरवाही की वजह से तापकार शुआओं का खतरा बढ़ रहा है। इन तमाम सूरत हाल पर फौरी हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरियात इन तमाम मुल्कों की है। इसकी ज़रूरत जितनी हुकूमत को है, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत मुल्क के बाशिंदों को है, क्योंकि किसी भी मुसीबत का सामना शहरियों को ही करना पड़ता है। इसके लिए आफत के दौरान हिकमत अमली में शहरियों की शिरकत निहायत ज़रूरी है। इसी तरह ऐसे मंसूबे में मुकाम ज़माना आफत के हिसाब से तब्दीली करने में मखसूस अरसे तक महदूद ना रहे। मजमूई तौर पर आफत कैसी भी हो, इस पर काबू पाना ज़रूरी होता है। इसी बिना पर आफत के हुस्न इंतज़ाम का तसव्वुर पैदा हुआ है। अब ये जो है ये आफत के हुस्न इंतज़ाम की ज़रूरत बता रहा है। हुस्न इंतज़ाम यानी कि कोई भी चीज़ को मैनेज करना, डील करना, उसे संभालना या उस के मुतालिक काम करना अच्छाई के लिए। आफत का हुस्न इंतज़ाम ये जो है आफत की वजह से इंसानियत का नुकसान होने की वजह से बहुत ज़रूरी है। और आगे का जो टॉपिक है वो आफत का हुस्न इंतज़ाम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट ही है। आफत चाहे छोटी हो या बड़ी, मुख्तसर मुद्दती हो या तवील मुद्दती, इस पर काबू पाना अहम होता है। इसके लिए आफत के हुस्न इंतज़ाम का मुअस्सिर और नतीजा खैज होना ज़रूरी है। आफत कैसी भी हो उसके ऊपर काबू पाना ज़रूरी है, तो उसका हुस्न इंतज़ाम करना ज़रूरी होता है, उसे मैनेज करना ज़रूरी होता है। और ये हुस्न इंतज़ाम मुअस्सिर होना चाहिए और नतीजा खैज होना चाहिए, मतलब उसका असर अंदाज होना ज़रूरी है और उससे कुछ रिजल्ट निकलना ज़रूरी है। अवाम का ताउन और आफत का तदारुक, इनका रिश्ता बहुत करीब का है। आफत को टालना, आफत का मुकाबला करने के लिए मंसूबा बनाना और इसके लिए सलाहियत पैदा करना आफत का हुस्न इंतज़ाम है। यहाँ पर कॉमन वर्डिंग्स में आफत के हुस्न इंतज़ाम को डिफाइन किया जा रहा है। आफत का इंतज़ाम यानी आफत को टालना, इससे मुकाबला करने के लिए मंसूबा बनाना और मुकाबला करने की सलाहियत पैदा करना, यही जो होता है ये आफत का हुस्न इंतज़ाम होता है। आफत एक तेज़ अमल यानी हादसा है। आफत के वक्त आप क्या करेंगे, अपनी इमलाक जानवरों की हिफाजत किस तरह करेंगे, मंसूबाबंदी करने के लिए यही सवालात होते हैं जिनके जवाबात की तलाश हमें करना होती है। आफत के हुस्न इंतज़ाम में आफत आने पर सबसे पहले इस आफत की वजह से होने वाले नुकसानात किस तरह कम से कम हो, इस नज़रिए से कोशिशें करना ज़रूरी होता है। आफत कभी भी मंसूबाबंदी नहीं होती, लेकिन मंसूबाबंदी के ज़रिए इसका खात्मा किया जा सकता है। आफत जो होती है वो प्लान नहीं होती है, कभी भी आती है,
लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए जो चीज की जाती है, जो काम किया जाता है, उसका प्लान होना जरूरी होता है, तभी वो आफत खत्म की जा सकती है। येलो कलर के डायलॉग बॉक्स में आफत के हुस्न इंतजाम के मकासद दी गए हैं। रिडक्शन में ये इसका जिक्र किया गया है, लेकिन बोला गया है सेल्फ स्टडी के लिए। रिड्यूस किया गया है, ओमिट किया गया है, ऐसा नहीं लिखा है। मकासद क्या होते हैं आफत के हुस्न इंतजाम के, देखेंगे। आफत के दौरान इंसानी समाज में होने वाले जानी नुकसान को दूर करना और इनका बचाव करना। आफत ज़दा लोगों को मुनासिब तरीके से अशिया मुहैया करके आफत की शिद्दत और आफत के बाद होने वाला दुख व दर्द दूर करना। आफत ज़दा इंसानी ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाकर इस इलाके की इंसानी ज़िंदगी को पहली हालत में लेकर आना। आफत ज़दा लोगों की बाज़ाबादकारी मुनासिब तरीके से करना। आफतों पर तहफ़्फ़ुज़ी तरीक़ों की मनसूबाबंदी करके मुस्तक़बिल में ऐसी आफतों की ज़रब ना पहुँचे, ऐसी आफतों से नुकसान ना पहुँचे, या ऐसी आफतें आए ही ना, और इनकी शिद्दत में कमी हो, इन बातों की फ़िक्र करना। सफ़र नंबर 114 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पर जो है आफत के हुस्न इंतज़ाम की एक्चुअल डेफिनेशन दी गई है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आफत के हुस्न इंतज़ाम की तारीफ़ क्या है, या आफत का हुस्न इंतज़ाम यानी क्या, तो उसका जवाब में हम ये लिखेंगे तारीफ़। आफत का हुस्न इंतज़ाम यानी साइंसी बारीक बीनी से मुशाहिदा करके और मालूमात के तज्ज़िये से आफत से मुकाबला करने की सलाहियत हासिल करना, और इस सलाहियत में वक्त ब वक्त इजाफा करना, जैसे इंसदादी मंसूबा, तदारुक व बहाली और तामीर नौ जैसी चीज़ों की सोच समझकर मंसूबाबंदी करना और तमाम इंतज़ामात करना, यानी इसका हुस्न इंतज़ाम। आफत के हुस्न इंतज़ाम को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक आफत से कब्ल का हुस्न इंतज़ाम, दूसरा आफत के बाद का हुस्न इंतज़ाम। किसी भी किस्म की आफत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए पहले से तैयारियां करना ज़रूरी है। इसके लिए आफत से मुतासरा या आफत के जानिब माइल ज़मीनी हिस्सों की शनाख्त करना। जहाँ पर आफत आ रही है, जिस पर आफत का असर हो रहा है जो इलाके पर, या ऐसे इलाके जहाँ पर आफत आने के चांसेस हैं, आफत की जानिब माइल ज़मीनी हिस्से, इनकी शनाख्त करना। प्रेडिक्टिव इंटेंसिटी मैप्स यानी क़यासी शिद्दत के नक्शों के ज़रिए आफत की शिद्दत और हज़ार्ड मैप्स के ज़रिए आफत के मुमकिना मुकामात की मालूमात हासिल करना। आफत के हुस्न इंतज़ाम के लिए खुसूसी तरबियत हासिल करना। आम शहरियों में भी आफत के हुस्न इंतज़ाम और यकसुई का शऊर पैदा करना, यानी आफत के हुस्न इंतज़ाम की समझ बूझ पैदा करना उनके अंदर। इसके लिए तमाम सतहों पर तरबियत देना, तशहीर करना इस तरबियत की, और मालूमात के ज़राए मुहैया करना और तमाम लोगों को इसकी मालूमात फराहम करना। ये तमाम पॉइंट्स जो है ये आफत से कब्ल के हुस्न इंतज़ाम में शामिल है। अब देखेंगे आफत के बाद के हुस्न इंतज़ाम में क्या चीज़ें शामिल होती है। आफत के बाद इब्तदाई सतह पर मुतासिर अफराद की मदद करना, बुनियादी ज़रूरियात पूरा करना, आफत से गैर मुतासिरा मुकामी रिहायशी अफराद के ज़रिए ही मदद के कामों को अव्वलियत देना। आफत के बाद वक्त ज़ाय किए बगैर एक कंट्रोल रूम बनाना। हर किस्म की आफत के लिए अलग अलग किस्म के कंट्रोल रूम की ज़रूरत होती है। कंट्रोल रूम की वसासत से आने वाली इमदाद की जमातबंदी करना, इस मदद को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने का इंतज़ाम करके इन कामों का मुसलसिल जायज़ा लेना। आफत को ख़त्म करने के लिए 24 घंटे मुअस्सिर और फ़ाल रहना। मुशाहिदा कीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, ज़ैल के हंगामी मंसूबे चक्कर का मुशाहिदा करके ज़ैल के ताल्लुक़ से हर हिस्से की तफसील लिखिए। मुशाहिदा करके इसका जवाब लिखना है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर एक बार पढ़ लेंगे कि हंगामी मंसूबे का जो चक्कर होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। सबसे पहले देखेंगे तैयारी। ऐसा मंसूबा पेशगी तैयारी से स्टार्ट होगा। ये कोई आफत आने पर इसके असरात कम से कम किस तरह हो सकते हैं, इस सिमत में मंसूबा बनाना। पेशगी तैयारी करना, आफत आने से पहले तैयारी करना उसकी। दूसरा पॉइंट है इसमें छुटकारा। लोगों और मुल्क पर आफत का कम से कम असर हो इसके बारे में सोचना, मतलब आफत से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करना। तैयारी, ऐसा मंसूबा बनाना जिसमें आम शहरी और हुकूमत का ताउन हासिल हो। तैयारी करना, एग्जैक्ट आफत के टाइम पर क्या करना चाहिए इस बात
के बारे में सोचना। आफत का जोर, ये जुज आफत की रोकथाम और आफत की मुख्तलिफ शिद्दत का जायजा लेता है। आफत कितने शिद्दत की है इस बारे में पता लगाना और उसके हिसाब से काम करना। रद्द अमल, हादसे का रद्द अमल हादसा होने से पहले और हादसा होने के फौरन बाद दिया जाता है। ये जुज इस चक्कर में आफत हादसे के बाद आता है। रद्द अमल, आफत से पहले क्या मामला है और आफत के बाद क्या मामला है, इस चीज की मालूमात लेना और उस हिसाब से अपने मंसूबे में तब्दीली करना। बहाली, ये हंगामी मंसूबा और कौमी तरक्की को जोड़ने वाला अहम जुज है। बहाली करना यानी कि हंगामी मंसूबा और कौमी तरक्की को जोड़ता है। ये इसमें क्या किया जाता है, लोगों को बाज़ाबत किया जाता है, बहाल किया जाता है। ये मुल्क के लिए मुफीद और दोबारा बसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालात मामूल पर लाना, हादसे के बाद जब जिंदगी मामूल पर आने लगे तब गांव या शहर को मुकम्मल तौर पर बसाने के लिए जो वक्त दरकार होता है, इसी को हालात मामूल पर लाना कहते हैं। अब जैसे ही हालात मामूल पर आ गए तो वापस से आफत ना आए, अगर आ जाए तो उसके लिए पेशगी तैयार करना, इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है। सफा नंबर 115 की जानिब बढ़ते हैं हम। आपके घर स्कूल के ताल्लुक से आफत से पहले इंतजाम करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखेंगे, असातिज़ा की मदद से इस सर्वे का अहवाल तैयार कीजिए। अहवाल तैयार करना है हमें, तो यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन टाइप में हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, कौन कौन सी चीजें अवेलेबल नहीं है, ताकि आफत का मुकाबला किया जा सके। उसके अंदर इन चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे हम। ये बात चेक करेंगे, क्या स्कूल के हर कमरे में इब्तदाई तिब्बी इमदाद बॉक्स मौजूद है, फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो अवेलेबल है या नहीं, ये देखेंगे। ये चेक कर हाँ या ना में इसका जवाब जो है सर्वे में इंटर करेंगे। क्या इस बॉक्स में तमाम चीज़ें मुनासिब मिक़दार में मौजूद है, ये देखेंगे। क्या स्कूल की इमारत में अहम जगहों पर आतिश फरो आला मौजूद है। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है रेड कलर का सिलेंडर, वो स्कूल की इमारत में अहम जगहों पर अवेलेबल है या नहीं, ये देखेंगे हम। क्या स्कूल का फ़ोन ठीक से काम कर रहा है, इस बात को चेक करेंगे और इसका इंदराज करेंगे। क्या स्कूल में ज़रूरी और बुनियादी अद्वियात मौजूद है। ज़रूरी और बुनियादी अद्वियात यानी कि डिसिप्लिन, स्किन ऑइंटमेंट, ज़ख्म वगैरह लगने पर जो होता है। क्या स्कूल में पानी मुनासिब मिक़दार में मौजूद है, ये चेक करेंगे। क्या हर जमात में कम अज़ कम 2 से 5 तलबा इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत व मालूमात रखते हैं या नहीं, इस बात का भी पता लगाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस को पूछ कर उनको चेक करके उनके जवाबात नोट करेंगे और उसका अहवाल तैयार किया जाएगा। आफत के हुस्न इंतज़ाम पर अमलदारी की साख्त। नाउ रिडक्शन देखते हैं हम, पेज नंबर 115 के ऊपर रिडक्शन था। 115 पर परिच्छेद 2 आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण संरचना, ये जो है मूल्य मापनातुन वगड़ले है। तो इसके अंदर ये जो पैराग्राफ है ये और उसी पैराग्राफ से रिलेटेड ये जो फ्लो चार्ट है ये ओमिटेड है। नेक्स्ट है जिला अथॉरिटी बराए आफत हुस्न इंतजाम। जिला सतह पर आफत का हुस्न इंतजाम करने के लिए और आफत से निजात के मंसूबे पर अमल आवरी के लिए ज़िले का कलेक्टर जिम्मेदार होता है। अगर कोई आफत आ जाती है तो ज़िले के सतह पर उसे कंट्रोल करने वाला जो शख्स होता है वो ज़िले का कलेक्टर होता है, उसी के हाथ में सारे मामले होते हैं। राब्ताकार की हैसियत से अहकामात देना, अमल आवरी करना और इसके ताल्लुक से हासिल मालूमात का मुसलसिल जायज़ा लेते रहना, हालात पर काबू रखना, ऐसे तमाम कामों के लिए वो मुनासिब मंसूबा तैयार करने का काम करता है। ये ज़िला कलेक्टर जो होता है वो राब्ताकार की हैसियत रखता है। राब्ताकार की हैसियत रखना मतलब जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है और मेडिकल डिपार्टमेंट है। मेडिकल डिपार्टमेंट का पुलिस डिपार्टमेंट से कोई गर्ज है आफत को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके लिए बीच में जो कड़ी होगी, वो बीच में जो राब्ता होगा वो कलेक्टर को होगा। तो कलेक्टर क्या करता है, पूरे डिपार्टमेंट्स के ऊपर कंट्रोल रखता है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसको चेक करता है, हालात को काबू में रखता है और कौन कौन से काम कौन कौन से डिपार्टमेंट ने करना है, किस तरह से करना है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किस तरह से करना है, इस तमाम मामले के लिए मंसूबा तैयार करने का काम भी कलेक्टर ही करता है।
हर ज़िले की हर किस्म की आफत के लिए मुनासिब मंसूबा तैयार करके ज़िले की सतह पर इसको मंजूर करवाने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। ना आफत को रोकने के लिए जो मंसूबा बनाया जाता है, जो स्कीम बनाई जाती है, उसे ज़िले की सतह पर मंजूर करना भी कलेक्टर की ही जिम्मेदारी होती है। सफ़ा नंबर 116 है। इसमें ज़िले में आफत की निगरानी करने वाला शोबा जो कंट्रोल यूनिट बनाई जाती है उसके बारे में मालूमात दे रहा है। ज़िले में आफत की निगरानी करने वाला शोबा आफत आने के बाद या इस ताल्लुक से पहले से इत्तला मिलते ही ज़िला कंट्रोल रूम का क़याम अमल में आता है। आफत के ताल्लुक से मुख्तलिफ जायज़े और मालूमात इजाफ़ी मदद हासिल करने के लिए नेज़ इसको मुसलसिल मुतहर्रिक रखने के लिए मरकज़ रियासत के मुख्तलिफ अज्जा मसलन बर्री फ़ौज, हवाई फ़ौज, बहरी फ़ौज, टीवी, मवासलात, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे नीम फौजी दस्तों से मुसलसिल राब्ते में रहते हुए ज़िले की रज़ाकाराना तंजीम को यकजा करके इसका इस्तेमाल आफत से बचाव के लिए इत्तला देना और इसका इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी कंट्रोल रूम की होती है। कंट्रोल रूम का जो चार्ज होता है वो ज़िला कलेक्टर के हाथ में ही होता है और ये कंट्रोल रूम आफत आने के बाद या इसके बारे में जैसे ही इत्तला मिलती है वैसे ही इसका क़याम अमल में आ जाता है, वैसे ही कंट्रोल रूम बना दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, आफत को रोकने के लिए जितनी पॉसिबल एक्टिविटीज़ की जा सकती है उतनी पॉसिबल एक्टिविटीज़ के बारे में प्लानिंग की जाती है। अगर इसमें बर्री फ़ौज, हवाई फ़ौज, बहरी फ़ौज को शामिल करना हो तो उनको भी शामिल किया जाता है, उनसे भी कोऑर्डिनेट किया जाता है। टीवी पर न्यूज़ वगैरह कैसे देना है, मवासलात जैसे इंटरनेट वगैरह, फ़ोन वगैरह को कैसे हैंडल करना है, साथ में अखबारात वगैरह में क्या न्यूज़ देना है, तो ये सोर्सेज भी यूज़ किए जाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो नीम फौजी दस्ते होते हैं, अगर उनको यूज़ करना है सिटी के अंदर, शहर के अंदर या मुकाम के अंदर तो उनसे भी रब्ता किया जाता है। ज़िले में जो रज़ाकाराना तंजीमें होती हैं, NGOs वगैरह जो होती है, जो बिना किसी फ़ायदे के लिए अच्छाई के काम करती है, अगर कभी उनकी मदद दरकार हो तो उनसे मदद भी ली जाती है, इसके बारे में इत्तला दी जाती है और इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे काम जो होते हैं वो कंट्रोल रूम ही करता है।